हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर 10 और 11, जिसमें लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड, दोनों लेसनों को हमने एक में कवर किया है। किस प्रकार से किसी सामान को जब हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो हमें लाभ हुआ या हानि हुआ, या कभी विक्रय मूल्य पता नहीं है तो उसे कैसे हम पता करेंगे। क्रय मूल्य अगर पता नहीं है, विक्रय मूल्य पता है, लाभ हानि पता है, तो हम किस प्रकार से पता करेंगे। यही सब चीज़ें आज के लेसन में सीखेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आप लोग देखेंगे, पहले देखते हैं लाभ और हानि। आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी वस्तु जब कभी हम खरीदते हैं तो जो खरीदने की कीमत होती है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसके बाद अगर उस चीज को हमको बेचना पड़ गया, हम बेच रहे हैं उस चीज को, तो बेचने की जो कीमत है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है। और अगर क्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम होता है। क्रय मूल्य अधिक का मतलब, क्रय मूल्य अगर अधिक है तो हमें हानि हुई है, और अगर विक्रय मूल्य अधिक है तो हमें लाभ हुआ है। ये दो चीजें आप लोग अपने मन में बैठा लें। और दोबारा देखें, जो खरीदने की कीमत होती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और जो बेचने की कीमत है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य अधिक है तो हानि होती है, विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ हुआ। आइए एक सवाल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। सवाल है, रघुनाथ ने एक फ्रिज 28,500 रुपये में खरीद कर 27,100 रुपये में बेच दिया, उसे कितना लाभ या हानि हुआ? अब रघुनाथ ने जो फ्रिज खरीदा वो खरीदा 28,500 रुपये में। जो खरीदने की कीमत है इसको हमने बताया कि क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले लिख देते हैं खरीदने की कीमत। खरीदा कितने में? 28,500 में। तो हम लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, फ्रिज का क्रय मूल्य, फ्रिज का क्रय मूल्य बराबर 28,500 रुपये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने 27,100 रुपये में बेच दिया, यानी कि बेचने की जो कीमत है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। बेचा कितने में? 27,500 में। फ्रिज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 27,100 रुपये। अच्छा, ये पहला स्टेप आपने सवाल का कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है। क्रय मूल्य अधिक है तो क्या हुआ है? हानि हुई है। उसने घाटा खा के हानि में फ्रिज बेचा। तो अब आप देखेंगे कि हानि बराबर यहां पर पूछा है सवाल में, उसे कितना लाभ या हानि हुई। आपने पहला स्टेप क्वेश्चन का कर दिया, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है इसलिए हानि हुई। पहला हो गया, हानि हुई, क्लियर हो गया। अब कितनी हानि हुई यह करने के लिए आपने लिखना है हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, यह हो गया आपका क्रय मूल्य था 28,500 माइनस 27,100,
100। ठीक, ये आ जाएगा 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 1 गया 4, और 8 में से 7 गया 1, यानी कि 1400 रुपये उसे क्या हुई, हानि हुई। तो आप लिख देंगे हानि बराबर 1400 रुपये। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने निकाल दिया कि इस फ्रिज को बेचने के बाद रघुनाथ को 1400 रुपये की हानि हुई। तो इसके बाद देखते हैं आगे। एक और हम लोग सूत्र याद करते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। लाभ बराबर, जब भी लाभ निकालना होता है हमको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। और हानि बराबर तो यह भी आपने निकाला ही है, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ये देखा आप लोगों ने, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी एक चीज पता करनी हो तो आप दो चीजें पता है तो आराम से पता कर सकते हैं। यह था लाभ और हानि का सवाल। अभी देखते हैं एक एक नियम। बच्चों, एक एक नियम के सवालों में हम लोग, जब हमें कुछ चीज़ों की कीमत दी होती है और उसी के आधार पर हमने कुछ ज़्यादा चीज़ों की या कम चीज़ों की कीमत निकालनी होती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उनमें से एक चीज़ का कीमत, एक चीज़ की कीमत पता कर लेते हैं, और उसके बाद जितनी चीज़ों की कीमत पूछी है उतनी चीज़ों की कीमत हम निकाल लेते हैं। इसी नियम को एक एक नियम कहते हैं। आप लोगों को इससे पहले मैं एक छोटा सा साइन बता देता हूँ। जब कभी दो डॉट ऊपर में और एक डॉट नीचे लगा होता है इस प्रकार से, तो इसको इंग्लिश में सिंस कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं चूंकि, चूंकि। और ये अक्सर गणित के सवालों में आपको आएगा कई जगहों पर। और एक दूसरा साइन होता है जिसमें एक डॉट ऊपर और दो डॉट नीचे होते हैं, यानी कि एक बिंदु ऊपर, उस दो बिंदु नीचे। ये जो नीचे वाला बिंदु है इसके सीध में रहता है, इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है। तो इस वाले साइन को बोल देते हैं देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर, और हिंदी में इसको बोलते हैं इसलिए। गणित के सवालों में क्योंकि, इसलिए, सिंस, देयरफॉर, ये वाला आपको अक्षर प्रयोग में करने के लिए मिलेगा और आप इसको यूज करते हैं, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अभी देखते हैं कि किस प्रकार से हमें, सबसे पहले तो एक नॉर्मल सवाल में दिखा रहा हूं आपको। जब कभी लिखा होता है कि एक पंखे की कीमत एक पंखे की कीमत या एक पंखे का मूल्य रुपया 900 है, 900 है, तो ऐसे ही 7
पंखों का मूल्य क्या होगा। आपने देखा ये थोड़ा सा आसान है, क्योंकि एक पंखे की कीमत दे रखी है 900 रुपये, और ऐसे ही 7 पंखों की कीमत हमको निकालनी होती है। इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, क्योंकि एक पंखे की कीमत बराबर रुपया 900, इसलिए यहाँ पर चूंकि आ गया, हाँ चूंकि, इसलिए 7 पंखों की कीमत बराबर 900 गुणा 7, 0 0 7 9 जो 63, यानी कि 6,300 रुपया इसकी कीमत हो जाएगी 7 पंखों की। तो ये थोड़ा आसान था। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछते हैं, इस तरह का सवाल आप देखेंगे, यहां पर पूछ दिया कि 7 किलोग्राम चावल का मूल्य, 7 किलोग्राम चावल का मूल्य रुपया 98 है, तो 11 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, या 11 किलो चावल का मूल्य बताओ। ये एक एक नियम से बनने वाला सवाल है। जैसा कि मैंने एक एक नियम में आप लोगों को बताया, जब कुछ चीज़ों की कीमत हमें दी रहती है, जैसे 7 किलो चावल का कीमत हमको दी है, तो इसी की कंपेरिजन में हमको 11 किलो की निकालनी है। तो एक एक नियम में पहले हम 7 किलो चावल की जो कीमत दे रखी है, इसमें 1 किलो चावल की कीमत निकाल लेते हैं। वो किस प्रकार से निकालते हैं आप लोग देखिए। 7 किलो चावल की 7 किलो चावल की कीमत बराबर रुपया 98। अब आप लोग देखेंगे कि 7 किलो चावल की जो कीमत है वो 98 रुपये है, 98 रुपीज़ है। तो अभी हमको 1 किलो चावल की कीमत, 1 किलो चावल की कीमत बराबर निकालनी है। तो आप लोग अपने मन में आइडिया लगाइए कि अगर 7 किलो चावल की कीमत 98 है तो 1 किलो की निकालनी है, यानी कि यहाँ पर किलो कम हो रहा है, यहाँ पर किलो कम हो रहा है, तो यहाँ पर पैसा भी कम होगा, रुपया भी कम होगा, यानी कि 7 किलो की 98 है तो इससे कम ही होगा। इसलिए ऐसे सवालों में 1 का निकालने के लिए भाग हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इस प्रकार से आपने 1 किलो चावल की कीमत निकाल दी। 1 किलो चावल की कीमत निकाल दी तो अब आपके लिए आसान हो गया। 11 किलो चावल की कीमत निकाल लेते हैं। यहाँ पर चूंकि 1 किलो चावल की कीमत बराबर 98, यहाँ पर फिर डॉट वाला लगाएंगे, इसलिए 1 किलो चावल की कीमत 98/7, इसलिए 11 किलो चावल की कीमत, 11 किलो चावल की कीमत बराबर, अब 1 किलो की कीमत है 98/7। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर अब 1 किलो से ये 11 किलो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो यहां पर भी बढ़ जाएगा, यानी कि गुणा का निशान लगेगा, गुणा 11 किलो। ठीक, ये हो जाएगा इंटू 11। अब इसको हम लोग सरल कर देते हैं। 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28। ठीक, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 1 जा 14 का 4 1, 14 1 जा 14 और 1 15, 154।
11 किलो चावल की कीमत हो जाएगी 154 रुपया बराबर रुपया 154। इस प्रकार से आप ये सवाल करते हैं तो आपको ये सवाल आपका सही हो जाता है और 10/10 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कितने आसान तरीके से आप लोगों ने 7 किलो चावल की कीमत 98 रुपये थी और 11 किलो की आप लोगों ने निकाल दी। सीधा तरीका मैंने बताया आप लोगों को, एक एक नियम से इस सवाल को हल करते हैं। और सबसे पहले लिखते हैं चूंकि 7 किलो चावल की कीमत बराबर 98 रुपया, इसलिए 1 किलो चावल की कीमत, क्योंकि 7 किलो की कीमत 98 है तो जरूरी है कि 1 किलो की कीमत उससे कम होगी, तो इसलिए इसको भाग दिया हमने 98/7। अब हमने 11 किलो चावल की कीमत निकाल ली है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसलिए 11 किलो चावल की कीमत बराबर 1 किलो की जो निकली थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, आपका ये 154 हो गया। इस प्रकार से आपने आज लाभ और हानि और एक एक नियम के सवाल सीखे। तो जितनी भी एक्सरसाइज आपकी हैं आज की चैप्टर में, वो सारी एक्सरसाइजें आप लोग कर डालिए और कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय।